चलें पहला समाचार देखते हैं। तो पहली न्यूज़ यह है कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना रिकमेंड्स जस्टिस गवई एज सक्सेसर। मतलब यह कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, ये 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। एंड रिटायरमेंट के पहले ये एक प्रोसीजर है, एक प्रथा है कि जो रिटायर हो रहा होता है, जो मुख्य न्यायाधीश या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहा होता है, वो अपने बाद में उसका जो सक्सेसर होगा उसका नाम गवर्नमेंट को भेजता है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने सक्सेसर के तौर पर जस्टिस BR गवई का नाम सरकार को 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भेजा है, अपनी तरफ से उनका नाम जो है प्रपोज किया है। एंड मैं अभी आपको बताऊंगा भी जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जस्टिस BR गवई साहब जो हैं इनको भारत के राष्ट्रपति अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर, इनफैक्ट 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट करेंगे। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में 24 मई 2019 को आए थे एंड ये 23 नवंबर 2025 को इसी साल रिटायर होने वाले हैं। 13 मई को अपने जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उस दिन ये शपथ लेंगे, तो 14 तारीख से अपना कार्यभार संभालेंगे। 14 मई से 23 नवंबर 2025 तक ये रहेंगे। इस हिसाब से इनके पास में 6 महीनों से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर रहेगा। इनका कार्यभार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर लगभग 6 महीनों से थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा रहने वाला है। Justice Gavai is the next in the line to be Chief Justice of India in accordance with the seniority norm, which Chief Justice Khanna is scheduled to retire on May 13। मतलब ये कि जस्टिस गवई जो है सीनियरिटी नॉर्म के हिसाब से जस्टिस खन्ना के बाद में वही जो है सबसे सीनियर जज थे जिनका नाम रिकमेंड किया जा सकता था। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक केस हुआ था जिसका नाम है सेकेंड जजेस केस। इस सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होगा तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होगा तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा और सरकार इसमें अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। जो भी आपका सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो अभी जस्टिस खन्ना के बाद में जो सबसे सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हैं जस्टिस गवई। जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन बचते हैं? वो बचते हैं जस्टिस गवई। तो ये जो सीनियरिटी का नॉर्म है ये सेकंड जजेस केस से आया था और इस सीनियरिटी के नॉर्म या फिर सीनियरिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर जस्टिस खन्ना के बाद में जस्टिस गवई का नाम ही जो है वो आपका फॉरवर्ड किया जा सकता था सरकार को। ऐसा नहीं है कि जस्टिस खन्ना चाहते तो अपनी मनमर्जी से किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए सरकार को भेज सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था, उनको जस्टिस गवई का नाम ही भेजना पड़ता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में ये नियम बना रखा है और उसके बेसिस पर ये सीनियरिटी नॉर्म जो है काम करता है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का अपना एक प्रोसीजर है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, द लॉ मिनिस्ट्री सीक्स द रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग चीफ जस्टिस अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। द लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट किक स्टार्ट्स द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रोसेस ये है, हालांकि सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो भी आपका सीनियर मोस्ट जज होगा वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, बट फिर भी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ये है कि सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जाती है, या यूं बोलना चाहिए कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो है एक चिट्ठी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो रिटायर हो रहे हैं और उनसे बोला जाता है कि भाई आपका जो भी सक्सेसर है उसका जो नाम है आप हमें भेजो। अब पता उनको भी है कि नाम किसका आने वाला है, सबसे जो सीनियर मोस्ट जज है रिटायरिंग सीजीआई के बाद में उस जज का नाम आने वाला है, बट फिर भी प्रोसेस यही है कि आप हमको जो है नाम भेजो। ये लोग चिट्ठी भेजते हैं, उसके जवाब में फिर आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपना रिकमेंडेशन भेजता है कि भाई मेरे बाद में सो एंड सो जो जस्टिस हैं इनको जो है आपने अपॉइंटमेंट देना है और उसके बाद में फिर उसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बट ये जो चिट्ठी भेजी जाती है ये भेजी जाती है आपके रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के कुछ वक्त पहले, और जैसे ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो रिटायर होंगे अभी कुछ वक्त में उनको मिलती है, वैसे ही आपके जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर जो है वो किक स्टार्ट हो जाती है। पता सबको पहले से है कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाला है, बट उसके अकॉर्डिंगली जो है मगर प्रोसेस जो है उसको आपने फॉलो करना होता है। अब जैसे जस्टिस गवई हैं, अब ये नवंबर में अगर रिटायर होने वाले हैं तो कुछ दिन पहले इनके पास में भी इसी तरीके का एक लेटर जो है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा और उनसे भी बोला जाएगा कि आपके बाद में जो अगला सीजीआई होने वाला है भाई उसका नाम आप जो है हमको भेज दो। आप जस्टिस गवई के बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसी का नाम उनको अल्टीमेटली फॉरवर्ड करना है, मगर ये चिट्ठी जैसे ही आती है वैसे ही आपके अगले सीजीआई के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर जो है वो किक स्टार्ट हो जाती है और फिर ये चिट्ठी भेजेंगे और ये अगला फिर जो भी आपका सीनियर मोस्ट जज है उसको फिर इनके रिटायरमेंट वाले दिन या उसके अगले दिन जो है आपकी शपथ वगैरह दिलाई जाती है। तो इस तरीके से जो है चीफ आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस वगैरह हैं उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अपना काम करता है।
अब जस्टिस गवाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था एंड इन्होंने 16 मार्च 1985 को बार ज्वाइन किया था, मतलब एक वकील के तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 24 नवंबर 1960 को जन्मे थे और 16 मार्च 1985 यानी कि 24 साल के थे, 25 के होने वाले रहे होंगे, मगर 25 साल के होने में भी काफ़ी वक्त था। 24 साल की उम्र में एक लॉयर के तौर पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब इनके जो पिता हैं जस्टिस गवाई के फादर का नाम था रामकृष्ण सूर्यभान गवाई। इनको कई बार दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं और एक बहुत प्रोमिनेंट दलित लीडर रहे हैं। महाराष्ट्र में दलितों के जो लीडर्स हैं उनमें एक काफ़ी प्रोमिनेंट चेहरा रामकृष्ण सूर्यभान गवाई साहब, जिनको दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था, जो आपके अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिताजी थे, ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके दलित लीडर रहे हैं। इनको अब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 24 मई 2019 को जो एलिवेट किया गया था एंड अकॉर्डिंगली फिर ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आपका जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट में, जब वो 65 ईयर्स का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। तो 23 नवंबर 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 24 नवंबर को ये 2025 को ये 65 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। इफ द गवर्नमेंट नोटिफाइज हिज अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट सीजेआई, जस्टिस गवाई वुड हैव टेन्योर ऑफ लिटिल ओवर 6 मंथ। अब सरकार ने जो है अपॉइंटमेंट इन्हीं का करना है, ये नियम है। तो इनको जब नेक्स्ट सीजेआई के तौर पर अपॉइंटमेंट मिलेगा तो क्योंकि 65 साल का होने में भी इनके पास में लगभग 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है, तो 6 महीने का टेनर इनके पास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर रहने वाला है। सो अच्छा, ये हो गया जस्टिस गवाई के बारे में जो बातचीत जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। लास्टली कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये 2019 में आए थे और अभी चल रहा है 2025, तो लगभग इनको सुप्रीम कोर्ट में भी 4-5 साल के आसपास हो रहे हैं। इन 4-5 सालों में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काफ़ी सारे फैसले दिए, बट इनके कुछ बड़े पाथ ब्रेकिंग या इंपैक्टफुल जजमेंट्स हैं जिसका पूरे देश के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर असर पड़ा है, या आने वाले वक्त में भी उसका असर जो है देखने को मिलेगा। तो थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपहोल्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जैसे आपको पता है कि मोदी सरकार जब दूसरी बार चुनकर आई थी तो 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था और आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था और लद्दाख को भी एक अलग यूटी बना दिया था। तो अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया गया था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी बेंच थी जिन्होंने अपहोल्ड किया था कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है 370 और 35A हटाने का, ये सही फैसला है और इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। वो जो बेंच थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसने ये फैसला दिया था, जस्टिस गवाई उसके एक पार्ट थे, उसमें एक जज थे। दूसरा जो इनका इंपैक्टफुल फैसला था वो था इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसको स्ट्राइक डाउन करने। सरकार ने करप्शन कम करने के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से स्कीम शुरू करी थी, जिसमें ये बोला था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 2000 रुपए से ऊपर का आपको चंदा देना है तो आपको फिर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर जो है ये चंदा देना पड़ेगा। अब ज़्यादा उसके हम लोग डिटेल में तो नहीं जाते इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे काम करते थे, क्या थे, मगर एक पूरी स्कीम थी कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो, उसके बाद में वो जो पार्टी के नाम आपने खरीदा है उसका एक खाता होगा एक पर्टिकुलर SBI अकाउंट में, उसमें जाकर आप फिर जमा कर दो और फिर उसमें जो है वो पैसा आपका इनकैश हो जाएगा और वो पैसा जो है फिर अल्टीमेटली आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसको आप चंदा दे रहे हो उसके पास में चला जाएगा। अब ये प्रोसेस अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और भी इसमें इश्यूज वगैरह थे, मगर अल्टीमेटली फिर इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ये बोलते हुए कि भैया इससे करप्शन भी बढ़ रहा है और भी दूसरे इश्यूज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो वहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, इसमें इनका हाथ था। तीसरा जो कुछ वक्त से आपको कई स्टेट्स में देखने को मिल रहा होगा, बुलडोजर कल्चर या फिर बुलडोजर जस्टिस शुरू हो गया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपकी गाइडलाइंस बनाई थी पूरे भारत के लिए। उसमें यह कहा गया था कि सरकार या फिर प्रशासन अपनी मनमर्जी से बुलडोजर लेके किसी के घर में भी नहीं पहुंच सकता। अब कई लोग इससे एग्री भी करते हैं, कई लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ऐसे बुलडोजर जस्टिस नहीं किया जा सकता, ऐसे बुलडोजर जस्टिस नहीं हो सकता। एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना होगा और ऐसा नहीं है कि कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। पैन इंडिया अगर भारत में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन होता है तो उस बुलडोजर एक्शन के पहले एक सर्टेन गाइडलाइंस या फिर एक सर्टेन प्रोसीजर जो है उसको स्थापित किया गया। कहीं पर भी इलीगल डिमोलिशंस वगैरह आपको करना है, बुलडोजर कल्चर वगैरह या बुलडोजर जस्टिस जो है बेसिकली उसके खिलाफ आप कह सकते हैं एक तरीके से फैसला जो है सरकार ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और जस्टिस गवाई उस बेंच के पार्ट थे जिसने फैसला सुनाया था। तो राइट सी बात है, काफ़ी बोल्ड फैसले इन्होंने दिए हैं, काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड इनका है एंड ऑब्वियस सी बात है काफ़ी आप सुप्रीम कोर्ट का हर जज अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक बहुत आप कह सकते हैं बड़ी हस्ती होते हैं, बड़ी शख्सियत होते हैं। लॉ के बारे में आप ये मान सकते हैं कि पायनियर्स होते हैं इस देश के। सो एक्सपेक्टेशंस इनसे यही हैं कि ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे और बड़े पाथ ब्रेकिंग जजमेंट देंगे एंड बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी इल विल के इसी तरह से न्याय करते रहेंगे जिस तरह से न्याय करते आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाएंगे। तो ये तो हो गई अपनी न्यूज़। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जस्टिस गवाई जो है वो भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। जवाब हो जाएगा भारत के 52वें या फिर 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बनने वाले हैं। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीनियर मोस्ट जज जो है, सीनियर मोस्ट
जज को ही जो है सुप्रीम कोर्ट में CJI बनाया जा सकता है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट के बाद जो भी आपका सीनियर मोस्ट जज बचता है, उस सीनियर मोस्ट जज को ही जो है आप अगले CJI के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन अपना दे रखा था। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर कैसे शुरू होती है। तो इसके लिए अपने को याद रखना पड़ेगा कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होने वाले हैं उनके पास एक लेटर जाता है, और इस लेटर में ये बोला जाता है कि भैया आपके बाद में किसका नाम है वो आप फॉरवर्ड कर दो। ऑब्वियसली बात है, सीनियर मोस्ट जज जो है उसी का नाम फॉरवर्ड होगा, मगर यहाँ से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है, या फिर इसको ये जो फैंसी सा वर्ड किक स्टार्ट इन्होंने यूज़ किया है, प्रोसेस जो है यहाँ से चालू हो जाती है। इस तरह से जो है ये आपका प्रोसीजर वगैरह काम करता है। बाकी इसमें से तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि जस्टिस गवई कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक बैकग्राउंड समझ में आए कि 24 साल की उम्र में एक लॉयर के तौर पर जब वो आए थे, और आज वो लगभग 64 ईयर्स के आसपास हैं, तो 34, 44, 54, 64 लगभग 40 साल जो हैं उन्होंने लॉ की फील्ड में अपने दिए हैं। 40 साल एक क्षेत्र में अपनी ज़िंदगी के देना ऑब्वियसली बात है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना एक बात बताता है कि जस्टिस गवई अपने आप में एक बहुत, आप कह सकते हैं, प्रतिभाशाली इंसान अपने पूरे करियर में एक लॉयर के तौर पर भी और जज के तौर पर भी रहे होंगे। लास्टली फिर वो ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि भारत के जो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट हुए हैं या होने वाले हैं, उन्होंने इनमें से कौन कौन से फैसले दिए हैं, या फिर इनमें से कौन कौन से जो है फैसलों की बेंच में वो शामिल थे। तो अपने को याद रखना है 370 का एब्रोगेशन, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये वाला फैसला, और तीसरा बुलडोजर कल्चर या बुलडोजर जस्टिस में इलीगल डिमोलिशंस जो हो रहे हैं उसके अगेंस्ट पैन इंडिया जो गाइडलाइंस बनाई गई थी जिनका पालन कर ही डिमोलिशन किया जाएगा, उस फैसले को देने वाली जो खंडपीठ है ये उसके पार्ट थे। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से अपने काम का और कुछ नहीं है। एंड UPSC में तो खैर कम चांसेस हैं यहाँ से कुछ पूछा जाए। रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, रेलवे में जो NTPC का पेपर है वहाँ पर, SSC CGL में और इस तरीके के जो दूसरे एग्जाम्स हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो 4 से 6 महीने में पेपर होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं।